नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज वक्त है हल्ला बोल के एक स्पेशल एपिसोड का, क्योंकि आप अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से आज ये शो देखेंगे, जिसके आमने सामने होगी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन ऐसी ही चुनावी टक्कर जमीन पर भी गुजरात में दिख रही है, और यकीन मानिए, एक टक्कर वो जो इन पार्टियों को सत्ता पाने के लिए यहाँ पे लड़ना है, तो दूसरा वो संघर्ष जो अपने अपने बागियों से होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने के लिए करना है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों को पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है कि जो बागी हुए हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उनसे होने वाली नाराजगी और डैमेज को आखिर संभाले कैसे। इधर असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से पिक्चर में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं। तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। अरविंद केजरीवाल भी यहीं पर है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्र प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे, और रोहन गुप्ता जी, राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सूरत मजूरा से गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने नामांकन भरा, तो जामनगर उत्तर से रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा अपना पर्चा भराई। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और सब पार्टियों के साथ नहीं है। ये चुनाव गुजरात की जनता को नुकसान पहुंचाने वालों के सामने का है। ये चुनाव में भव्य विजयी गुजरात की जनता की होगी, और गुजरात की जनता की जब विजयी होती है, तभी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की विजयी होती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई कंपटीशन नहीं होता है, ओनली वन भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि गुजरात में जिस तरह से आप देख रही हैं, पास्ट कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रहा है, जनता का जो रुख रहा है भारतीय जनता पार्टी टूवर्ड्स, वो मैसिव है। बीजेपी के उम्मीदवार पर्चा भर रहे हैं, लेकिन टिकटों को लेकर नाराजगी भी है। गांधीनगर में पार्टी कार्यालय कमलम पर कार्यकर्ताओं ने उस वक्त प्रदर्शन किया जब अमित शाह कमलम में मौजूद थे। भारी भीड़ को देखते हुए कमलम के दरवाजे बंद किए गए। वहीं कांग्रेस में भी टिकटों के लिए अब भी बवाल चल रहा है। अहमदाबाद के कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी के पोस्टर जलाए। उधर दिल्ली में कांग्रेस मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, और पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी है। केजरीवाल फिर गुजरात दौरे पर हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। गुजरात के चुनावी दांव में असदुद्दीन ओवैसी ने भी ताल ठोकी है। घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं, लेकिन जनता मोदी से हटने के लिए तैयार नहीं है। आदिवासी और ओबीसी सेक्शन के भाइयों और बहनों को बताना चाहूंगा कि इस कानून के जरिए बीजेपी ने, भाजपा ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर कानून बनाया, वो ईडब्ल्यूएस का कानून नहीं है, बल्कि वो अपर कास्ट का कानून बनाया गया। ओवैसी कोई चुनौती नहीं है गुजरात के अंदर। ओवैसी का कोई मुकाबला यहाँ पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कुछ सीटों पे कांग्रेस अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त गुजरात। ओवैसी से पूछिए तो कहेंगे कि उनकी पार्टी भी मुकाबले में है। केजरीवाल से पूछिए तो कहेंगे कांग्रेस और ओवैसी मुकाबले में ही नहीं है। लेकिन बीजेपी से पूछिए तो कहेंगे ना ओवैसी मुकाबले में है, ना केजरीवाल। ये लोग चुनावी टूरिज्म पे गुजरात पे है। इस प्रकार का प्रयास 2012 में भी किया, 17 में भी किया। सितंबर महीने से ये लोग गुजरात में इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे प्रवास करते हैं। यही घिसा पिटा मुद्दा हर साल लाते हैं। लेकिन ये गुजरात की जनता है, बहुत समझदार जनता है। दिसंबर के महीना में उनके बिस्तर बांध के वापस उनके गांव भेजने की जिम्मेदारी गुजरात की जनता ने ले ली है। गुजरात में अपने अपने दावे हैं। वक्त बीतेगा तो उन दावों की हकीकत भी धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन एक बात तय है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। लगातार 27 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी की बड़ी चुनौती है। मिलन शर्मा, गोपी गांगर और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो साबरमती देगी गवाही कि सत्ता की है किसकी तरफ जाएगी लड़ाई। दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी लगे हुए हैं इस बार। लेकिन बीजेपी की तरफ से सुधांशु जी पहुंच गए हैं यहाँ पर हमारे साथ मोर्चा संभालने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी की बातें रखेंगे। सुना है सर, नाक में दम कर दिया है बागियों ने।
बड़ी परेशानी हो रही है, कैसे संभालिएगा सबको? क्योंकि ख्वाब तो आपने लंबे लंबे बड़े बड़े दिखाए थे, कांग्रेसियों को भी ले आए दूसरी पार्टी से, उनको भी कईयों को टिकट दे दिया है। ऐसे में स्थिति को कैसे संभालेंगे? ये बागियों का क्या बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा है गुजरात में बीजेपी के लिए? देखिए, हमारे यहाँ टिकट वितरण एक व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा होता है, और अगर आप बात करें सबसे ज्यादा टिकट सबसे पहले तो हम ही ने अनाउंस किए थे। हमने फर्स्ट लिस्ट में 160 अनाउंस कर दिए थे। बताइए किस पार्टी ने अनाउंस किए थे? इनको तो 40-40-40 करके फिर 10-15। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समस्या तो दूसरी जगह थी जहां किश्तों में टिकट जारी हो रहे थे। हमारे यहाँ ठीक है, टिकट वितरण के समय कुछ लोगों के मन में कभी बात आती है, परंतु भाजपा एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी, और एक बार निर्णय होने के बाद सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ उसमें लगते हैं। पार्टी का दफ्तर का दरवाजा बंद करना पड़ रहा है सर, ऐसी नौबत आ गई है। नहीं, हमारी पार्टी का दफ्तर का दरवाजा सदा सर्वदा सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता है, और इसीलिए आप देखिए कि आज तक किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की समस्या नहीं आई। मुस्कुराने की वजह तो आपके पास भी नहीं है, क्योंकि आपके भी जो लोग जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो बड़े नाराज चल रहे हैं। ये क्राइसिस तो हर पार्टी के साथ है जो ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए अंजना जी, इस बार फर्क ये है कि पहली बार कमलम में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये पहली बार हुआ है। उसका कारण क्या है? देखिए, भाजपा का जो कार्यकर्ता है, हर बार भाजपा नेता ही कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा बूथ मैनेजमेंट, उनसे 5 साल मेहनत करवाते हैं और उनके सर पे आके कोई कांग्रेसी को आके बिठा देते हैं। 20, ये इनकी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। जो पीछे के डब्बे हैं, इस बार 40 डब्बे उन्होंने अपने काटे और 20 डब्बे कांग्रेस के जोड़ दिए, तो कार्यकर्ता तो नाराज आपके डब्बे लेकिन इतने लूज रहते क्यों है? कहीं भी जाके जुड़ जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी में जुड़ जाते हैं, कभी बीजेपी में जुड़ जाते हैं। सर, अपने डिब्बों को तो टाइट से बांध के रखिए। ये डब्बे ऐसे डब्बे हैं कि जिनका मैग्नेट जो है वो वीक होता है, तो कई बार क्या होता है, भाजपा ही लालच के मैग्नेट में आके चले जाते हैं, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता है लगा रहता है। पर इनकी मजबूरी, मैं आपको ये पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, इस बार जो हाल, जो असंतोष बीजेपी में हुआ है और जो एक माहौल बनाया जाता था कि 150 प्लस, अन्ना जी, जमीनी माहौल इतना ज्यादा खराब है और इसीलिए 20 लोग कांग्रेस के लोगों को टिकट देना पड़ा। और मोहन सिंह राठवा जो 10 बार हमारे वहां एमएलए रहे, वंशवाद की बात करते हैं, कई बार सुधांशु जी बात करते हैं, मोदी जी भी बात करते हैं, उनके पुत्र को टिकट दिया गया। मतलब ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, ये कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों के लिए नहीं है, सिर्फ बीजेपी का जो वर्कर है उसके लिए ये सारे पैमाने हैं, और उसी का विरोध आज मैं पूरे गुजरात में देख रहा हूँ। इस तरह की नाइंसाफी हो रही है, क्या विरोध है? और 150, 160, 180 का दम कहाँ रह जाएगा? ये कह रहे हैं कि 5 साल मेहनत कराते हैं। अरे जनाब, आपके यहाँ तो जिंदगी भर मेहनत करने के बाद, गुलाम नबी आजाद साहब, कैप्टन अमरिंदर साहब, पूरा जीवन गुजारने के बाद उनके साथ क्या होता है वो दिखाई पड़ता है। और ये जमीनी आधार की जो बात कर रहे हैं ना, जमीन पे इतना सा भी आधार दिख रहा होता ना, तो निराधार होकर राहुल गांधी इधर उधर यात्रा जोड़ते हुए नहीं चल रहे होते, कूद पड़े होते यहाँ, जैसे पिछली बार था। पिछली बार लग रहा था ना, तो तुरंत घूम रहे थे। ये दर्शाता है कांग्रेस के, अभी हम देखिए ये दावा नहीं करते कि इनकी पार्टी का सब कुछ हमको पता है, जैसे ये लोग दावा करने लगते हैं, मगर मीडिया में न्यूज आई थी कि घोषणा पत्र जारी होना था, उस दिन खड़गे जी आने वाले थे, पर नहीं आए। इसका अर्थ ये है कि सारे नेताओं को पता है कि जमीन पे कुछ है नहीं, तो यह अवश्यंभावी पराजय क्या उत्तरदायित्व अपने ऊपर क्यों लो जाके? देखिए, महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, गुजरात क्यों नहीं ला रहे हैं सर? डर गए क्या? अब उनके आने से क्या चुनाव हार जाती है कांग्रेस? सीधा पूछ रही हूँ। बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से गुजरात को तैयार किया हुआ है। जो जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने अब तक मेहनत की है, 1.5 करोड़ पत्रिका हर घर पे जाके बांटी है। राहुल के 8 वचन, जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसके पहले यही रिवर फ्रंट में बहुत बड़ी सभा हुई थी। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि गुजरात मेरे दिल में, मैं वापस आऊंगा, ये मेरे वचन है। अब राहुल जी जब आएंगे तो सारी इनकी बोलती बंद हो जाएगी। और राहुल बहुत जल्द आ रहे हैं। आप हिमाचल में भी मुझे कह रहे थे आएंगे, अब तो वोटिंग हो गई सर। गुजरात का आपको कहा था कि गुजरात में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। आपको गुजरात का डेट बताइए, क्या कब आ रहे हैं? अराउंड 22 को ही इसका 22 नवंबर को आएंगे। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कितने दिन देखते हैं, वो मुझे मालूम नहीं, पर 22 को उनका प्रोग्राम है। दूसरी बात, जिस प्रकार से ये अभी बात कर रहे थे, आपकी शिकायत दूर कर दी इन्होंने, इनकी राहुल जी शिकायत आ रहे हैं। इनका प्यार है। और देखिए, ये राहुल जी की ताकत है कि मोदी जी को हिमाचल और गुजरात को छोड़ के साउथ के 4 राज्यों में जाना पड़ा। कभी आपने देखा है कि 11 और 12 जो लास्ट 2 दिन थे, मोदी जी को वहां क्यों जाना पड़ा? ये पावर है राहुल जी की यात्रा का। पर दक्षिण में क्या कोई चुनाव था, क्यों गए? नहीं, बिल्कुल, ये चुनाव नहीं भी थे तो भी मोदी जी को जाना पड़ा, राहुल जी की वजह से। राहुल जी की वजह से। और आगे आने वाले दिनों में इस पर एक जवाब ले लो इनसे, ले लीजिए, एक जवाब इस पर दीजिए। और वो कह रहे हैं कि राहुल जी तो आ रहे हैं 22 को। बोले क्या? 11 और 12 को जाना पड़ा। 11-12 को चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। गुजरात में तो था,
इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, आपने कहा 10 को भी चुनाव था। खत्म करके हिमाचल छोड़ के जाना बिल्कुल, पड़ा। 10 अब मैं ये बात कह रहा 10 हूँ, और 11 12 3 दिन थे। देखिए, राहुल जी प्रधान- 22 नवंबर के आसपास जाएंगे। रोहन जी देखते हैं गुजरात का काम। राहुल जी की क्या जरूरत है? अब तो इनके आप जयराम खोज रहे थे ना उन्हें, सुनिए। आप भी बीजेपी अरे नहीं, आज कांग्रेस ने एक राहुल नया- क्यों नहीं आ रहे, राहुल आज क्यों नहीं आ कांग्रेस ने रहे? नया अब तो वो रहस्योद्घाटन कर दिया है। हाँ। जयराम रमेश जी बोले हैं कि राहुल गांधी के बाद यदि सबसे अधिक लोकप्रिय कोई नेता है तो वो कन्हैया कुमार है। अब रोहन जी का तो पत्ता कट बिल्कुल गया, नहीं, हम तो छोटा युवा नेता कार्यकर्ता सिर्फ वही है। है, ये बोल दिया है। गजब का मतलब देखिए, कांग्रेस के अंदर इतना व्यवस्था मतलब खड़गे जी छूट गए, कन्हैया कुमार बड़का नेता हो गए। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो बड़का होगा वो आएगा, छुटका नेता नहीं आएगा। तो मुझे ये- लगता है अन्ना जी डॉक्टर साहब हैं। कन्हैया कुमार के भरोसे है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, मुझे लगता है जो डॉक्टरेट की जिन्होंने डूबता जहाज कह दिया था उसी दिन जिस दिन पीसी करके पार्टी ज्वाइन कर देखिए रहे हैं। ऐसे आप गिनने जाएंगे ना, अब भाजपा जो 20 लोग हमारे जो डब्बे हैं वहां पे गए हैं, आप पूछिए क्या कहा था, हार्दिक पटेल ने क्या कहा था, अल्पेश ने क्या कहा था। देखिए इनकी मजबूरी देखिए, मैंने राहुल जी का जवाब दिया, अरे नहीं अब ये सवाल तो सिलेबस के बाहर हो गया, अब खड़गे जी का बताइए, खड़गे जी का बताया, अरे नहीं अब करेंगे। अरे साहब आप डॉक्टरेट हैं मैं जानता हूं, पर कांग्रेस में पीएचडी करते हैं, पर ठीक से कीजिए आप, तरीका ये नहीं होता है। मैं जब आपको जवाब दे रहा हूं, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट लेके आया हूं, आपके दर्शकों को दिखाऊंगा। अंजना जी, ये संकल्प पत्र है भाजपा का 2017 का, मैं अभी इसको पढ़ रहा था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। 5 साल पहले का संकल्प पत्र एक भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर ये स्टडी करके आते हैं मैं पॉइंट वाइज जाने को तैयार हूं। कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, आज जो डेली वेतन है, डेली वेज, उसमें गुजरात पीछे चला गया है, 26वें नंबर पे चला गया। महिला सुरक्षा की बात की, आज जो निर्भया फंड है उसको भी उन्होंने यूज नहीं किया। देखिए मुद्दे, हम लोग जब राजनीति की बात करते हैं तो क्या जनता के ये सब मुद्दे नहीं है क्या जनता ये सब नहीं देखती है? जनता बिल्कुल इस बार देख रही है, और इसीलिए जो इनका हवाई था 150 प्लस का, ये जिस प्रकार के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इनके वहां पे ये हाल हुआ है कि वहां अमित शाह को आना पड़ा, सीआर पाटिल नहीं संभाल पाए, कमलम को बंद करना पड़ा, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे, और जिस प्रकार का हाल हुआ है आप देखिए आगे बेचैनी कैसे बढ़ती है, क्योंकि कार्यकर्ता की आवाज, उनका कार्यकर्ता इस बार नाराज है। जिस प्रकार से कांग्रेस के टन कोट को जो लोग वंशवाद की बात करते हैं, अंजना जी मुझे एक चीज बताइए, जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से एक बात बोलते हैं तो क्या वो किसी पार्टी की विचारधारा का पार्ट नहीं होना चाहिए? आप जब कांग्रेस से किसी को लेते हैं, आप क्या कार्यकर्ता को मुंह दिखाएंगे, आप क्या जनता को मुंह दिखाएंगे? कभी तो आपको जवाबदेही करनी ठीक है, पड़ेगी। एक तो वंशवाद पर जवाब दीजिए, और दूसरा कन्हैया कुमार उधर जाए तो आप खूब कटाक्ष करेंगे, कन्हैया इनके नेता। आप भी तो हार्दिक पटेल को गले लगा लिए। बड़ी जानकारी हमारी पार्टी के बारे में, ये हो गया, उसको बुलाया गया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं संभाल पाए हुआ। अरे अपनी पार्टी का बताइए, विचारधारा बहुत अच्छी बात कही थी। कन्हैया कुमार किस विचारधारा के हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे, बताइए उस तो विचारधारा आपका है, को, मेरा नहीं है। विचारधारा को ना, विचारधारा को आपने आपने सवाल गले पूछा लगाया। अभी। और सुनिए, उन्होंने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस डूबता जहाज है, तो मुझे जानते क्या याद आता है? 90 के दशक की एक फिल्म मैं हार्दिक एक पटेल गाना का आपको था। ये याद दिलाऊं? गाना क्या था? धूमधाम से आया कन्हैया बैंड बजाने को और डूबती हुई कांग्रेस को और डुबाने को। मुझे तो वो तथ्य याद आता। विचारधारा पे जवाब दे देना। अमित शाह के लिए क्या जिसको कहा था आपने हार्दिक विचारधारा पटेल में मालूम लिया। है? हार्दिक पटेल क्या और कहा था अल्पेश मालूम है? ठाकुर जनरल संभालेंगे डायर या आपको याद गिराएंगे? है? एक सेकंड, आनंदी बहन के लिए अल्पेश- कहा था, आपको याद है? अल्पेश तो अल्पेश कांग्रेस ने से क्या जीतते कहा भी था, थे, याद है? बीजेपी से आप हार याद गए। कीजिए जरा। मैं वही तो कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप इतिहास ना, में ना, तो ना, चले ना, जाते हैं, नहीं, पर मैं- भाजपा का इतिहास भी देखिए। अरे भाई आपका वो इतिहास भाजपा का selective नहीं, होना वो चाहिए ना। कांग्रेस का इतिहास तो था। देखिए ना, आपने गले लगा लिया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तो हमको सुनिए। सवाल मत पूछिए। अरे सुनिए तो, आप जवाब दीजिए। हमारे यहाँ हार्दिक हमारी पटेल और पार्टी में, अल्पेश का जवाब बिल्कुल जवाब दीजिए दे आप। रहा हूँ। नहीं दे रहे हैं आप। वो कांग्रेस में थे तब बोला था, हमारी अच्छा। पार्टी में आने के बाद, तो हमारी पार्टी विचारधारा आने के खिलाफ- बाद तो कन्हैया कुमार ने कुछ नहीं कहा। एक मिनट, ठीक है, पूरा कर लें। पूरी बात कर लें। हमारी पार्टी में आने के बाद हमारी विचारधारा के खिलाफ कोई कुछ बोला हो तो चुनौती से कहता हूं। आपके यहाँ कोई कहने लगता है कि साहब वो हिंदू गंदे हैं, तो कोई कहने लगता है कि ये हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी निजी बयान है, तो कोई मौत की बात करने लगता, मौत का प्रकार बताने। हमारे यहाँ कभी नहीं ऐसा होता। वो आपका इतिहास है, जब वो इतिहास में आपके हिस्से थे तो वो स्थिति थी। अब जब हमारे हिस्से हैं अच्छा, तो एक मैं सेकंड सर, उदाहरण- एक सेकंड, कन्हैया जी डुबाएंगे कांग्रेस को, आप समझा रहे हैं हमें। ये अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल संवारेंगे। अल्पेश तो बीजेपी के टिकट पर आए, हार गए, कांग्रेस से जीते हुए थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है 3 चीजों के आधार पे। हाँ। एक, जिसने संगठन में लंबे समय काम किया हो, दूसरा जनता में प्रभाव, और तीसरा विनेबिलिटी। इसके आधार के ऊपर हम टिकट देते हैं, और हम इसके लिए हार्दिक कई में क्या मौकों क्या पे, है? देखिए हम ये तो देखिए, टिकट वितरण का विषय तो टिकट वितरण की कमेटी, चुनाव समिति वाला व्यक्ति बताएगा। जैसे इनको बहुत पता रहता है ना हमारी पार्टी के बारे में, कभी दावा नहीं करता इनकी पार्टी की सब कुछ पता है, इनको हमारी इलेक्शन कमेटी के अंदर का भी पता है। मगर मैं तो वो सवाल पूछ रहा हूं जो सार्वजनिक बयान दिया गया है। भाई जयराम रमेश आपके वरिष्ठ नेता हैं और उनका सार्वजनिक बयान है। मैं तो इस स्टेटमेंट में पूछ रहा हूं, ये काल्पनिक चीजों के ऊपर पूछने लगते नहीं। हैं। ऐसा हुआ मैं था, आपको डेट वो के साथ पाटिल जी बता रहा नहीं हूं। संभाल पा रहे थे इसलिए अमित शाह जी आए। ये तो कल्पना पे पूछते हैं, मैं यथार्थ पे पूछता हूं। चलिए अब आप जवाब दीजिए।
सर लाख बुराइयां खोजिए, आप ढूंढ ढूंढ के निकालिए, लेकिन सवाल यह है कि पीएम की लोकप्रियता, अमित शाह की लोकप्रियता, जितने भी आप सवाल खड़े करें, देखिए पिछली बार आपने इतनी बड़ी टक्कर दी, पटेल आंदोलन अपने चरम पर था, उसका आपको फायदा मिला, फिर भी 77 पे अटक गए, ये 99 पहुंच गए। अंजना जी, कैसे लड़िएगा आप? अंजना जी 2017 की हम बात कर रहे हैं, कोई भी चुनावी जितने भी सर्वे हुए, एक भी सर्वे कांग्रेस को 36 से ज्यादा सीट नहीं देता था। ये यही कहा जाता है कि मोदी जी और शाह का गुजरात है 27 साल तक क्या प्यार नहीं दिया मोदी जी को, गुजरात ने हर बार हर चुनाव को जीता है, क्या मिला जनता को? अभी आपने मोरबी देखा, 15 दिन हो गए अंजना जी, आपके वहां 3 शो कर चुका हूं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोरबी पे पॉलिटिक्स बिल्कुल मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। क्या न्याय मांगना पॉलिटिक्स है? क्या न्याय मांगना पॉलिटिक्स है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो बात घूम रहा है, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट जो पार्टी सत्ता में है, और मोदी जी और शाह जी की विशेष जिम्मेदारी है कि वो गुजरात से हैं, 27 साल इतना प्यार पाया है, तो क्या मोरबी की जनता के दिल में या देश की जनता के दिल में जो दर्द था, 150 लोगों की जो हत्या हुई है, क्या कॉन्ट्रैक्टर को आज तक अरेस्ट नहीं कर सकते? 15 दिन हो गए, और ये राजनीति नहीं है। न्याय मांगना राजनीति है तो मैं राजनीति करने को तैयार हूँ। आप बताइए क्यों अरेस्ट नहीं कर? मोरबी के इंसाफ का इंतजार तो कर रहा है ना, पूरा देश कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जो कंपनियां थी, उनके जो बड़े बड़े हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, किसी का नाम ही नहीं है एफआईआर में, किसी को आप अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। नियत क्या है सर आपकी? बचाया जा रहा है क्या इन लोगों को? अब जो राहुल गांधी बोले थे वो राजनीति है, जो रोहन बोले हैं वो राजनीति है, पर मैं दोनों को समझता हूँ। वो ढकी छुपी राजनीति है, ये खुलेआम राजनीति है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ तथ्यात्मक आधार पे। मोरबी की घटना बहुत दुखद और दर्दनाक थी, हृदय विदारक थी, परंतु सरकार ने घटना शुरू होते ही 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके बाद मैं ये दिखाता हूं कि जो कार्रवाई होती हो तो अपनी जगह सरकार की संवेदनशीलता कितनी है। प्रधानमंत्री हो गए, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है अंजना जी, जाकर कौन सी संवेदनशीलता है? समीक्षा बैठक कॉन्ट्रैक्टर की कुछ नहीं हुई, वहां के जो ऑफिसर है उसकी अरेस्ट नहीं हुई। नहीं आप बताइए, अब राजनीति हो रही है ना, फिर राजनीति नहीं कर रहा, मैं न्याय मांग रहा हूं। बिल्कुल हम लोग नहीं पूछते, अगर आप कुछ करते तो 15 दिन हो गए। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके उसकी समीक्षा बैठक की है। मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं, कोई दुर्घटना हुई हो तो कभी प्रधानमंत्री ने जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठक ली हो? और जहां तक मोरबी की बात है, तो अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा मन मोरबी के साथ, तो ऐसे नहीं कहा। मैं मोरबी के लोगों को याद होगा, पुराने लोगों को, गुजरात के लोगों को भी 79 में बहुत भारी बाढ़ आई थी, तब स्वयं सेवक के रूप में मोदी जी ने जो काम किए थे वो वहां उन लोगों को आज तक याद है। इसलिए ये विषय उनकी संवेदना और मनोभावना का आज से नहीं, राजनीति में आने से पहले का। लेकिन जिसकी वजह से हादसा हुआ वो व्यक्ति कौन है, आप बता दीजिए सुधांशु जी। देखिए यही तो जांच आपकी कहां पहुंची? कौन जिम्मेदार है कि इतने लोगों की जान गई, बच्चों की जान गई? जिम्मेदार कौन है, आप बता दीजिए। देखिए जांच का काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही हैं, और सरकार कानूनी आधार पर पुख्ता करने के साथ ही कठोर कार्रवाई करेगी। हम इन लोगों की तरह नहीं है कि ऐसे चीजों पे जांच होती थी जिसकी कभी चार्जशीट ही नहीं फाइल होती थी 8-10 साल के ऊपर। अंजना जी 15 दिन हो गए, 2 करोड़ का बजट था, उसमें उस कंपनी ने सिर्फ 12 लाख यूज किए उसके रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। विदाउट एनओसी वो ब्रिज को स्टार्ट कर दिया गया। पूरी डिबेट्स में सबको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, क्योंकि ये कहा जाता है क्योंकि भाजपा के करीबियों के साथ है वो। आज तक अरेस्ट नहीं हुई है, ये तो देश के सामने, ये कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है। 15 दिन हो गए और आप इसको राजनीति कहते हैं? क्या न्याय को मांगना राजनीति है? तो मैं राजनीति कर रहा हूं। 50 बच्चों की जो जान गई है, उनकी हत्यारों के सामने कार्रवाई की मांग करना राजनीति है, तो मैं राजनीति कर रहा हूं। ये तो गुजरात की अस्मिता की बात है। हर गुजराती, किसी से भी आप बात करो अंजना जी, आप जाएंगे सौराष्ट्र, आप देखेंगे हर गुजराती के दिल में ये दर्द है कि पुताई हॉस्पिटल की हो सकती है, आप ब्रिज की पुताई नहीं कर पाए, और अब उसके ऊपर पुताई कर रहे हैं कि उसको आपको पकड़ना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चुनावी नुकसान होगा। किस प्रकार की राजनीति है? थोड़ी तो संवेदनशीलता रखिए राजनीति की। लेकिन रोहन जी एक और सच्चाई है जिससे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी सामना ही नहीं करना चाहती। आपका नेता कौन बनेगा क्रेडिबिलिटी का फेस? क्योंकि देखिए लखीमपुर खीरी, हाथरस, बहुत सारी ऐसी जगह थी जो कि प्रतीक बनी, सब जगह स्वीप कर लिया इन्होंने। नैतिकता का सवाल है, इंसाफ का सवाल है, आप विपक्ष है, पूछते रहिए, मीडिया पूछते रहे। लेकिन अगर आपको बीजेपी को बेदखल करना है सत्ता से, तो आपको एक रणनीति भी तो चाहिए। बिल्कुल। स्ट्रैटेजी क्या है सर आपकी? चेहरा कौन है? किस पर भरोसा करे? अब तो खड़गे साहब भी नहीं आ रहे। अब गुजरात की जनता किस पर भरोसा करे? खड़गे साहब पर, कि राहुल गांधी पर, कि प्रियंका जी भी नहीं आ रही है, सोनिया जी भी नहीं आ रही है? कौन है यहाँ पर नेता? कौन है सर? जी अभी मैंने कहा कि प्रियंका जी और राहुल जी दोनों आ रहे हैं, और आपने कहा नेता। देखिए हमको जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि
की हम जवाब देते हैं, इनकी तरह नहीं है कि जो सवाल पूछा जाता है उसी को सामने सवाल पूछे। हम ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं। पहले हमारे पास जो सवाल थे कि अध्यक्ष कौन बनेगा, वो सामने आ गए, ये खड़गे जी अध्यक्ष हैं, और सारे सवालों के हम जवाब देते जा रहे हैं। ये पहली पार्टी है जिसका चुना हुआ अध्यक्ष है। क्या उनके वहां पे चुना हुआ अध्यक्ष है? नहीं है। उसके ऊपर सवाल पूछेंगे तो कहीं और लेके जाएंगे। तो गोलपोस्ट को चेंज करना इनकी आदत है। आज हमारे जो कार्यकर्ता, मैं आपको अंजना जी, आप जब ग्राउंड पे जाएंगे आपको मालूम चलेगा, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने दिल से मेहनत की। इस बार 1.5 करोड़ घर पे जाके हर जगह पे पत्रिका बांटी है। राहुल के 8 वचन को लेके हम स्पेसिफिक मुद्दों के साथ गए हैं कि 500 रुपए में गैस की बोतल मिलेगी, या जिस प्रकार से महिला की सुरक्षा की बात है, अंग्रेजी स्कूलों, और ये सारी 8 वचन ऐसे हैं जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाए। तो क्या जनता की बात करना गुनाह है? आप हवाई बात करेंगे, 150 प्लस करेंगे, ये करिश्मा चलेगा मोदी जी का। अरे करिश्मा जब होगा जब आप जनता का कुछ करेंगे। आपने अगर संवेदनशीलता नहीं है। एक और चीज, आखिरी चीज, इस मोदी भी कांड के पहले 3 महीने पहले देशी शराब, जो जहरीली शराब का कांड हुआ था, उसमें भी लोग मरे थे, आज तक उसमें भी एक्शन नहीं गए। उसके पहले 22 पेपर लीक हुए, जो हमारे छोटे जो छात्र हैं उनकी जो उनकी कैरियर के साथ में प्ले हो रहा है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ड्रग्स आज तक गुजरात में कभी इतनी नहीं पकड़ी गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर 27 साल तक जिस गुजरात ने मोदी जी और शाह साहब को प्यार दिया, क्या उस गुजरात की अपेक्षा नहीं है कि उनकी जो संवेदना है उसके साथ में ये दोनों लोग खड़े रहे? आप वोट मांगने होते हैं, आप उन दोनों के नाम पे मांगते हैं। हमारे सीएम, पाटीदार सीएम, वो बेचारे रोड पे चलने के, मोदी जी हाथ हिला रहे होते हैं और हमारे सीएम पीछे चल रहे हैं। क्या ये गुजरात की अस्मिता है? गुजरात का शासन गुजरात से चलना चाहिए, आप रिमोट कंट्रोल से वहां नहीं चल सकते। जो भी आपने कहा, बहुत सारी दुर्घटनाएं अन्य अन्य राज्यों में हुई और वहां पर भी इनका सफाया हो गया, इसलिए क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है। दुर्घटना होना एक पक्ष है और दुर्घटना के बाद कार्रवाई। याद आना चाहता है, इन्होंने अभी जहरीली शराब की बात कही है, जहरीली शराब की बात कही। अब आप बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था। जहरीली गैस कांड हुआ था भोपाल में, सरकारी जहाज में बैठा के एंडरसन को भेजा गया था दिल्ली, सरकारी जहाज में सरकार ने भेजा, बजाय उसको पकड़ने के और फिर उसके बाद उसको अमेरिका भेज दिया गया। विश्वसनीयता ये होती है, इसलिए जनता भरोसा नहीं करती है कि कहते कुछ है करते कुछ है। अब दूसरी बात बताते हैं, अभी इन्होंने बिल्कुल हमारे, ये बताइए, गुजरात में आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इसलिए कि मुजरिमों को सही मुकाम तक पहुंचाया है, इसलिए ये पता नहीं चल रहा अभी तक पुलिस को कि क्यों। देखिए, वो विषय जांच का विषय है कि वो 15 दिन में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में क्या होता, वो एक अलग विषय है। पर गुजरात में 27 साल से यदि इतनी अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति है तो इसीलिए। अब विश्वसनीयता की दूसरी बात बताता हूं, ये घोषणा की, अभी कह रहे हैं हमने करके दिखाया। ये बताइए, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा गुजरात में 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये राजस्थान में 5000 कहे थे, दे दिए क्या? नहीं दिए। कहे थे 10 दिन के अंदर किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। जैसे ही सरकार, अब ये वाला कर पाएंगे, वो वाला नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो ये विश्वसनीयता का संकट इन्होंने उत्पन्न किया, और इतने बड़े विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। 2019 के लोकसभा में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था देशद्रोह का कानून बदल देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। और इन्होंने, पता है, 2019 में सबसे पहले अगर किसी ने उस कानून का दुरुपयोग किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराधियों के लिए नहीं, विधायकों के विरुद्ध। और किन विधायकों के विरुद्ध? अपनी पार्टी के विधायकों के विरुद्ध। कहां? गुजरात में मोरबी की बात कीजिए, घूम के एंडरसन पूरी एरोप्लेन में चले गए। क्योंकि वही अशोक गहलोत आकर गुजरात का घोषणा पत्र जारी किए थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। गुजरात की जनता पूछती है, आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, चेहरे पे कुछ और, कागज पे कुछ और नजर आते हैं, इसीलिए जनता आपके साथ नहीं खड़ी। अंजना जी, देखिए, ये सुधांशु जी की एक मजबूरी है। मैंने अच्छे सुनिए, देखिए, इनकी मजबूरी है, अच्छे व्यक्ति है, अब करे क्या? बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? मोरबी का सवाल आएगा तो घूम फिर के भोपाल में जाएंगे, मजबूरी है। आज गुजरात की जनता यहाँ पे खड़ी है। एक ऐसा हादसा जो 15 दिन के पहले हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इनको अपनी विश्वसनीयता प्रूव करने के लिए, अरे कितना झूठ बोलेंगे, कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे? जो चीज पूरे देश के सामने है, सारी डिबेट में डिस्कस हुआ है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, वो कॉन्ट्रैक्टर को तो अरेस्ट कीजिए। कौन सी आप जांच की बात कर रहे हैं? कौन सी जांच और चीज क्या लेके आएगा अंजना जी? क्या कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट करना इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? बात को जलेबी की तरह घुमा रहे। और जो ऑफिसर ने विदाउट एनएसी उस ब्रिज को चलने दिया, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? 12 करोड़ के सामने 12 लाख खर्च हुए, जो भी जिसने भी वो टेंडर पास किया था, क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? आज 150 लोग मरने के बाद भी ये लोग जो भूतकाल में चले जाते हैं, पूरे देश की जनता और गुजरात की जनता देख, यही इनकी नीयत है और यही इनकी नीति है। इस नीयत को गुजरात की जनता कभी समर्थन नहीं करेगी। बीजेपी कह रही है आप और कांग्रेस के बीच में नंबर 2 की लड़ाई है।
देखिए ये तो जो उनकी अरविंद बौखलाहट है, केजरीवाल ताकत झोंक रहे हैं। पंजाब में उन्होंने आपके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली सर। देखिए अंजना जी, जो गुजरात का माहौल है, उन्होंने बहुत प्रयास किया। जो एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ थी, उनको लग रहा था कि ये एंटी इनकम्बेंसी अकेले इनसे नहीं हैंडल हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं अपनी बी पार्टी को, जो उत्तराखंड में भी लेके गए थे, गोवा में भी लेके गए थे, मेरी बात को खत्म आप इनकी बी पार्टी है? बिल्कुल, आप इनकी बी पार्टी है। मैं बता रहा हूं क्यों। जहां जहां पे भी जनरली आम आदमी पार्टी एक अर्बन पार्टी है, जहां पे अर्बन वोटर होता है वहां पे वो जाते हैं। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है कि जितने भी रूरल एरिया है वहां पे उन्होंने अपनी जो संगठन उसको बनाया। पर मैं बता रहा हूं, अब वो बैकफायर हो रहा है। उन्होंने जो भी स्ट्रेटेजी की होगी, आज उनके जो सो कॉल्ड सीएम कैंडिडेट है उनको नहीं मालूम है कहां से जीतेंगे। जो उन्होंने 2-4 कैंडिडेट डिक्लेयर किए, वो सूरत से इनको फाइट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अब कि उमरेल सुजान होगा। गढ़वी हारेंगे, आप ये बिल्कुल, दावा कर रहे बिल्कुल, हैं? बिल्कुल कैसे? हारेंगे। सूरत देखिए, से उनको उतारा है मैदान में? सूरत से नहीं है, वो खंबालिया से खड़े हैं, खंबालिया सूडान। से, sorry, हाँ। मेरा कहने का मतलब है, अब अगर आप जम्बी निकल जा रहे हैं, आप ही मेरा जो जवाब है आप ही देंगी। इनका जो बैकफायर हो, चाहे ABCD पूरी ABCD टीम लेके आए, इस बार गुजरात की जनता इनको हराएगी। जो मोरबी हुआ है, फाइनल नेल इन कॉफिन जो कहा है, जनता के साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया है, इनका एक स्लोगन है भरोसे की सरकार। अरे भरोसे की नहीं भाई साहब, ये धोखे की सरकार है। हर जगह आपने जनता को धोखा दिया है। 27 साल का धोखा मेरे साथ में पड़ा हुआ है। एक वादा तो बताइए, 15 लाख, वो तो मैं गिनवाई, सब लोग थक गए। 15 लाख है, ये सब 2 करोड़ नौकरियां हैं, हर घर में जल में नल। अरे नल ही नहीं है भाई साहब, जल कहां से आएगा। मुद्दा यहाँ पे क्या है अंजना जी, कि जब भी आप इनसे स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे, या तो ये इतिहास में चले जाएंगे। आप उनको स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो कांग्रेस ने क्या किया। आप सत्ता में है, जनता ने आपको सत्ता दी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। हर बार विपक्ष को सवाल पूछने से आप अपनी विफलताओं के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का गुजरात में चेहरा कौन है सर? देखिए, कांग्रेस की हमेशा से एक प्रणाली रही है, जैसे जो हमारे विधायक दल के जो होते हैं, MLA जो चुन के आते हैं, वो नेता बनाएंगे और आपके सामने होगा। कम से कम स्थानिक तो है। हमारी वहां पे सरकार रिमोट से नहीं चलती। यहाँ तो 4 साल के बाद बॉस का मूड आया कि चैनल चेंज, रूपाणी जी चेंज हो गए। 6 साल में 3 मुख्यमंत्री, चैनल चेंज, चलो इसको हटाओ, इसको आ गए, डब्बे चेंज, पूरे का पूरा मंत्री, घर के सारे बदल दूंगा, एक साथ सारे बदल दिए। अरे भाई साहब, अगर आपने परफॉर्मेंस किया था तो बदलना नहीं क्यों पड़ा, आपको क्यों बदलना पड़ा? और परफॉर्मेंस नहीं किया तो काहे की भरोसे की सरकार, ये तो धोखे की सरकार हुई। 4 साल के बाद सारे नेता, सारे प्रधानमंडल, मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा और उनको टिकट भी नहीं दिया। इस बार 39 नेता ऐसे हैं जिनको टिकट भी नहीं दिया। ये एंटी इनकम्बेंसी तो और क्या है। मोदी जी और अमित शाह जी रिमोट कंट्रोल से गुजरात की सरकार चलाते हैं, ये उनका सीधा आरोप है। और अगर अच्छा काम किया था तो 2 बार सरकार क्यों आपको बीच में बदलनी पड़ी? आपने 38-40 विधायकों के 160 की लिस्ट में क्यों पत्ता काट दिया? देखिए, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, रिमोट की सरकार का फ्रेज किसके लिए आया था? पूरे देश को पता है कि रिमोट से चलने वाली सरकार किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया था, और वो लोग आ जाके ज्ञान देने लगते। यही तो विश्वसनीयता का संकट है अंजना जी। अब मैं बताता हूं गुजरात के लिए क्या किया। जब मोदी जी आए उस समय गुजरात का GDP था 99,000 करोड़ रुपए, आज है 19,80,000 करोड़ रुपए। 20 साल में 20 गुना बढ़ा। जिस समय वो आए उस समय स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट होता था 30%, आज है 1.7%। आज गुजरात के हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली और 97% घरों में नल का पानी पहुंचने में सफलता सुधांशु जी, आपको पता है, आप पूरी कर लीजिएगा, आपको पता है। लंबा उन्होंने अच्छा ठीक बोला है, बोल लीजिए। सरदार सरोवर की योजना बाबा आदम के जमाने से इनके जमाने में पड़ी थी, और ये उन लोगों के साथ खड़े थे। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में वो लोग थे जो कहते थे कभी पानी आएगा ही नहीं, और आया, और कच्छ के रण में उसके द्वारा जो एक विकास का कार्य हुआ। तीसरा मैं बताना चाहता हूं, हमने क्या किया, फाइनेंशियल टेक सिटी पहली बार अहमदाबाद में, वो भारत का पहला फाइनटेक सिटी बनकर तैयार हुआ। हमारी सरकार केंद्र में आने से पहले इनकी सरकार के जमाने में भी भारत मिसाइल बना लेता था, हवाई जहाज नहीं बना सकता था। आज वायुसेना के लिए हवाई जहाज एयरबेस के साथ मिलकर गुजरात में बनना शुरू हुआ है, और सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, उसका केंद्र भारत में बना। मोढेरा गुजरात का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पूरा का पूरा गांव बना है, उसमें एक एक घर के अंदर भी सौर ऊर्जा से पैनल चल रहे हैं, और वहीं सूर्य भगवान का मंदिर भी है। तो विकास और गुजरात का गौरव दोनों हमने करके दिखाया है। और इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात जो आपने कही थी, ये आम आदमी पार्टी कहते हैं, वो सबसे पहले पालकी कौन ढोया था उसकी? दिल्ली में ऐसी पालकी ढो के दिया था कि दिल्ली भी गई और पंजाब भी गया। दिल्ली में 2 बार चश्मा पहन चुके हैं। चश्मा मतलब 0, विधानसभा में भी 0 और लोकसभा में भी 0। 2 बार चश्मा, 2 0 चश्मा, तो 2 बार 0 पहन चुके हैं। और उसके बाद कह रहे हैं साहब हर मुद्दे पे आम आदमी पार्टी एक, CA पे एक, धारा 370 पे एक, 35 पे एक, मौलवियों को सैलरी देने में एक, हिंदुओं को गरियाने में एक, सब चीजों में एक। गजब की जवाबी कव्वाली दोनों के बीच में, और कह रहे हैं हमसे। इसीलिए मैं कहता हूं ये दोनों पार्टियां राजनीति में विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता की। अब मैं अपना सवाल पूछ लूं आपसे।
आपको पता है क्या कि पटेल साहब ही रहेंगे सीएम? मतलब कुछ पता हो, अगर आपको, आप बीजेपी के हैं, इतने बड़े सांसद हैं, नेता हैं यहाँ पर, आपको भी आइडिया है कि वही फिर से बनेंगे, वही 5 साल रहेंगे, नहीं रहेंगे? कोई कह सकता है गारंटी से? देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, श्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और संगठन का नेतृत्व सीआर पाटिल जी कर रहे हैं। हाँ। बस, तो हमने जब उनको आगे रख के चुनाव लड़ा है तो निश्चित रूप से वही मुख्यमंत्री होंगे। 5 साल रहेंगे और उसकी गारंटी नहीं दे सकते। एक बात हम ये अगर बनते हैं तो आप इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। अब 5 साल की तो दुनिया की गारंटी नहीं रहती अगर आप ऐसी बात कहने लगती हैं। मैं ये कह रहा हूं, हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और वह मुख्यमंत्री के रूप में उनको आगे करके चुनाव लड़ा है। अब हम ये पूछना चाहें, एक खड़गे जी रहेंगे 5 साल? पूछिए। बिल्कुल रहेंगे। रहेंगे रोहन जी कह रहे हैं रहेंगे। तो आप बोलिए। नहीं, आप तो नहीं आंसर अभी आए नहीं है। आए रहेंगे ना, आ रहे हैं, आपको बुला लूंगा, आपको इनवाइट भी कर देंगे। आप यहाँ पे है ना। आपको पता है प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां कर दी पूरे गुजरात में? रोहन जी, मैं इसका जवाब देना, क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है? बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, वो बस ऐसा इमेज ऐसा बन रहा है ना कि आप लड़ना ही नहीं चाह रहे गुजरात में, अंजना जी, लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को पूरे देश का शासन छोड़ के गुजरात का स्टार प्रचारक क्यों बनना पड़ रहा है? ये उनकी मजबूरी है। नहीं, इतना नहीं करते। आज जो आगे भी जो 15 दिन का, क्यों मालूम है कि जमीन सरक रही है नीचे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जिस प्रकार से गुजरात का सिचुएशन, इनका जो भी ओवर कॉन्फिडेंस हो, लास्ट बार तो 150 का ओवर कॉन्फिडेंस हो, लोगों ने पीछे से 0 हटा दिया। और ऐसे ही चलेंगे तो दो आंकड़ों में इस बार जो ट्रेलर दिखाया था लास्ट टाइम, इसका जो फाइनल जो रिजल्ट है इस बार इनको देखने को मिलेगा। ये अहंकार नहीं चलेगा। और अभी ये देखिए झूठ क्या हो, देखिए सांसद है, मुझे नहीं लगता है कि उनको झूठ बोलना चाहिए। आज का ही एक गुजरात का रिपोर्ट कार्ड है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज गुजरात 17वें नंबर पे पूरे देश में चला गया है। विमेन ड्रॉप आउट रेशियो में आज 19वें नंबर पे चला गया। आज क्या आंकड़े? झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुपोषण में पूरा गुजरात जो है पूरे देश में 4थे नंबर पे है। भ्रष्टाचार में पूरा गुजरात 7वें नंबर पे। इनकी सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं। 3.5 लाख करोड़ का ऋण है। से आप हैं गुजरात ये मैं आपको रिपोर्ट का सारे बहाना भी नहीं चलेगा सर। ये आज का रिपोर्ट है, आपको 27 years, ये मेरा 27 कागज साल नहीं, आज का कागज है ये। और एक लाइन आपकी पिछली बार रह गई थी। हाँ। मैं ये कह रहा 27 साल। हूं, ये जिस प्रकार की इंडेक्सों की बात करने लगते हैं, मेरा कागज नहीं कि साहब वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स, सुनिए अभी तो बता रहे हैं, एक हंगर इंडेक्स बताए थे। पता नहीं कौन कौन सी कहां की इंडेक्स ले आते हैं, जिस हंगर इंडेक्स में अफगानिस्तान के बराबर हम खड़े थे। तो जिनको हमने खैरात में अनाज बांटा, उन देशों को हमसे ऊपर रखा गया था। और सुनिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें चाइना हमसे 30 कदम आगे था। ये जो संस्थाएं बैठी हुई है ना, ये कौन सी संस्थाएं किस आधार पे करती हैं, यही अपने आप में शोध का विषय है। यदि कोई ये कहे कि चीन हमसे 30 कदम आगे था, किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स में हम अफगानिस्तान के बराबर थे, और बांग्लादेश और श्रीलंका, जिनको हमने अनाज दिया, मुफ्त का अनाज दिया, वो हमसे आगे थे। तो मेरे विचार से वो इंडेक्स समझने की बुद्धि श्री राहुल गांधी जी को ही हो सकती है, अंजना अन्य किसी को नहीं। मैं इसका एक जवाब दे दूं। ये इनकी, देखिए पूरा देश की जनता ये देखती है, नोटबंदी सेलिब्रेट नहीं की, वही नोटबंदी पे कम से कम 500 डिबेट की होगी कि इससे देश आगे बढ़ेगा, ये देश को बचाने का कदम है, काला धन जाएगा, आतंकवाद जाएगा। इस बार जब उसकी बरसी आई तो किसी ने चूं तक नहीं की। जो भाजपा करे वो सही, जनता उसके ऊपर भुगते। बिना एनेस्थेसिया के जनता ऊपर आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, और फिर जब रिजल्ट आता, नहीं जी सॉरी माफ कर दीजिए। यही हुआ काले कानून में, जनता के ऊपर डाल दिया, किसानों की हत्या हुई, और क्या हुआ? सॉरी हम तो वापस ले रहे हैं। ऐसे नहीं चल सकता। अगर आप में क्षमता नहीं है देश को चलाने की, तो कम से कम हकीकत का तो स्वीकार कीजिए। आरबीआई का रिपोर्ट गलत है। आरबीआई का 4 दिन पहले का अंजना जी रिपोर्ट है, कहा है कि ये भयावह परिस्थिति है, अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है तो देश के विकास को इसके ऊपर बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। और पहली बार हुआ है कि आरबीआई को सरकार के सामने स्पेशल प्रेजेंटेशन देना पड़ा कि हमको अप्रैल से अगर हम लोग 6% से कम इन्फ्लेशन को नहीं कर सकते तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। और यहां पे आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या देश में महंगाई नहीं है? क्या देश में बेरोजगारी नहीं है? क्या क्रूड का भाव इतना कम होने के बाद भी आज भी क्रूड का भाव ऊपर नहीं है? ये सब सवालों का जो जनता के मुद्दे, कब तक आप उससे अपना ध्यान भटकाएंगे? कब तक कांग्रेस खेलेंगे? कब तक विपक्ष पे सवाल उठाएंगे? आप 27 साल से सत्ता में, तो कम से कम सत्ता पार्टी बनने का एहसास तो जनता को कराइए। कब तक विपक्ष विरोध पक्ष बनते रहेंगे? कब तक जनता को, राहुल गांधी को सवाल पूछेंगे? आज गुजरात की जनता इसका जवाब मांगती है कि अगर सत्ता में है तो सत्ता पक्ष की तरह से जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। आपको इलेक्शन लड़ने का भी कोई हक नहीं है। इस्तीफा क्या, चुनाव तो लड़ेंगे। सुनिए
कह रहे थे किसान आंदोलन पे अगर आप नहीं थे, सक्षम थे, तो जनता ने आपको हटा देना चाहिए। अरे हटा तो दिया आपको, आप तो खड़े थे किसान आंदोलन के पक्ष में। पंजाब में जो हत्या हुई किसकी गलती थी? साफ हर चीज में चुनाव नहीं बताइए। आप कहाँ पे थे? बीच में आप हुए पंजाब? बीच में नहीं, प्लीज आप तो जीरो रोहन जी, रोहन जी बीच में जो जहां था पंजाब अपनी की बात जनता में कीजिए आप साफ हो गए, इसलिए अपनी आपकी बात बात की कीजिए। क्रेडिबिलिटी, आप पंजाब का मुद्दा अपनी लाए। बात कीजिए, मैं बता रहा हूँ। रोहन जी देखिए, रोहन जी प्लीज बीच में जवाब तो देना अरे, पड़ेगा। जवाब ठीक दे है रहे हैं ना, आप, जवाब भाषण दे- देंगे और उसके बाद जवाब नहीं दे दे रहे हैं। आप लाए पंजाब आप का बता मुद्दा ना रहे- किसान आप आंदोलन का मुद्दा आप लाए। बताइए, एक क्यों सेकंड, कानून एक वापस सेकंड, लेना रोहन जी, पड़ेगा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रोहन नहीं, जी, सवाल प्लीज। का जवाब देना और हाँ, तो सवाल ठीक का है, जवाब हाँ। आपको मैंने भाषण आप भी देना तो बीजेपी पर ही ऐसे लिखते हैं ना, कहाँ कांग्रेस पे जवाब देते हैं? प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। देखिए, ये जहां पे सवाल लाए थे मैंने उसी सवाल का जवाब दे दिया। उन जगहों पे लखीमपुर का मुद्दा उठाया था, सब जगह साफ भारतीय जनता पार्टी जीत गई उन सारी जगहों पे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार का विषय उठाते हैं, हमारे में अंतर क्या है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो पूरी विश्वसनीयता के साथ करते हैं, प्रामाणिकता के साथ करते हैं। अब एक उदाहरण देना चाहता हूं, ये बताइए, ये अभी कहने लगेंगे कि साहब उनके ऊपर क्यों बोलते हैं? ये बताइए, ये मानते हैं कि प्रतिपक्षी दल है कि नहीं? अब सत्ताधारी दल किस पे बोलेगा? प्रतिपक्षी दल पे बोलेगा ना? जनता के लिए बोले। और हमने बिल्कुल मैं मानता हूं कि अगर इस समय अगर ईमानदारी की बात है तो महंगाई की दर है, मगर मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जहां राहुल गांधी जाके ज्ञान दिए हो और वहां महंगाई की दर भारत से कम हो। बताइए, थाईलैंड है कि जर्मनी है कि ब्रिटेन है कि अमेरिका है कि इटली है? बताइए, दुनिया में G7 में एक कंट्री बताइए जहां पर महंगाई की दर भारत से कम हो। G20 का एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर भारत से कम हो। 63 देशों में 10% से ऊपर महंगाई की दर है और प्रचंड मंदी का दौर चल रहा है। मैं एक मिनट मैंने बात की अमेरिका की, मैंने बात की यूरोप की, मैंने पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं की। अरे जनाब, समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उल्टे पलटे जा रहे हैं, हमारा जहाज हमारा कैप्टन उसको समझदारी के साथ चलाता हुआ जा रहा है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि गोले क्यों लग रहे हैं? मैंने पूछो, या तो फिर ज्ञान देना बंद कर देंगे। आप बताइए, या तो कहेंगे राहुल गांधी बाहर जाके ज्ञान नहीं देंगे। इन्होंने ब्रिटेन से जाके कहा था, ब्रिटेन में 3-3 बार सरकार बदली है महंगाई की वजह से। आज अगर ये बात करने की बात करते तो एसबीआई का भी असेसमेंट आया, भारत 7 साल के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और मैं कह रहा हूं, इस बुरे दौर में जब कोविड भी था और यूक्रेन वॉर भी था, आज भी महंगाई की दर विकास की दर से कम है। इनके दौरे हुकूमत में हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से ऊपर रहती है। बताएं किस दौर में रही है? 2007 और 8 को छोड़। महंगाई की दर में पर कैपिटा इनकम देखना होता है ना सर, आप विकास दर देख रहे हैं। अरे भाई, जब पैसे नहीं है जेब में तो महंगाई की मार जनता झेल रही है। मेरा सवाल कुछ और है, लेकिन सुधांशु जी, मेरा सवाल ये है कि 5 साल सरकार ठीक से काम करे नहीं करे, कामयाबी बड़ी मिले नहीं मिले, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहे नहीं रहे, आपको लगता है कि अंत में मोदी जी आएंगे, कार्पेट बॉम्बी प्रचार का करेंगे और आपकी वहां पर फिर से सत्ता में वापसी हो जाएगी? क्या यही वजह है कि आपकी राज्य सरकारों की परफॉर्मेंस? आपको देखिए ना सर, यहीं पे मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, बच्चों को नाम नहीं याद रहता था कितने मुख्यमंत्री बदल। देखिए, जो आपने कहा मोदी जी आएंगे और हम सफल हो जाएंगे, वो जानते हैं क्यों होता है? राजनीति में यह महत्व नहीं होता क्या कहा जा रहा है, यह महत्व होता कौन कह रहा है, कहने वाली की क्रेडिबिलिटी क्या है। इसीलिए आपने देखा कि कोविड के उस घनघोर दौर में, सेकेंड वेव के उस भयंकर दौर में, जब पूरे देश में चल रहा था, उसके बाद भी जनता का विश्वास उन पे रहा, उन लोगों पे नहीं रहा जो इतना झूठ बोलते थे कि ये दोनों भाई बहनों का ट्वीट है अप्रैल 2021 का, कोविड के उस दौर में जब देश में इतनी त्राई मची हुई थी कि हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक भारत क्या दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। जिन्होंने कोविड को मोविड बोला, उनके चेहरे से निकले हुए शब्द को जनता स्वीकार नहीं करती। मोदी जी ने अपने तपस्या से, त्याग और निष्ठा से वो छवि बनाई है कि जनता उनकी बात बात क्रेडिबिलिटी पे आती है रोहन जी, और वहीं पर घूमकर सवाल आता है, कांग्रेस पार्टी का वो कौन सा चेहरा है जिस पर जनता भरोसा करे, जिसको देखकर वो अपना वोट डाले तो सोचे कि हाँ, मैंने सही जगह डाला है, ये व्यक्ति देश को संभाल सकता है? देखिए अंजना जी, 2 प्रकार की राजनीति होती है। एक होती है एक ऐसी राजनीति के जहां पे आपकी जवाबदेही है, और एक दूसरी एक राजनीति ऐसी होती है कि आप एक छवि तो क्रिएट करते हैं, पर जब आपसे अपेक्षा होती है आप डिलीवर नहीं करते हैं। मैं गुजरात से हूं, इसीलिए मैं आपको बता पाऊंगा। आप किसी को भी पूछिए, जो आज मोदी जी का भक्त होता था, आज छोटा व्यापारी, यहाँ पे एसएमई इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी, आप सब किसी को भी जाके पूछिए आज क्या हाल है, किसी के पास कोई व्यापार नहीं है। आज जितने भी वादे किए थे मोदी जी ने, एक भी वादा पूरा नहीं किया है।
आप लोग भाषण दे सकते हैं, इसे नए वादे करके पुराने भुला देंगे, ये गुजरात की जनता माफ नहीं करेगी। 27 साल से सरकार चल रही है बीजेपी की, 27 साल से मैं आपको यही कह रहा हूँ अंजना जी, 27 साल के चुनाव कैंपेन आप ही ने किया था ना, आप ही का दिमाग था वो। विकास गांडोठियो, विकास पागल हो गया, बिल्कुल कहाँ है सर? सब हवा है, बिल्कुल हवा है, विकास हवा है, विकास हवा है। चेहरा कौन है हमारा? किस पर लोग भरोसा करें? अंजना जी आप एक चीज नहीं आपको समझ रहे हैं, ऑप्शन तो देना पड़ेगा बिल्कुल ना। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर गुजरात के सीएम का चुनाव है, आज पीएम वहां से आते हैं तो गुजरात के सीएम का मतलब क्या वहीं से चला रहे। आज हमारे स्थानिक नेता है, आप उसको आगे बढ़ाइए, इनको तो रिमोट कंट्रोल से चलाना। दूसरा, डबल इंजन की ये लोग बात करते हैं, डबल इंजन उसमें से एक इंजन वो चाहे तब रिमोट से बदल देते हैं। 27 साल पुराना इंजन है, डीजल डबल खाता है और एवरेज कम देता है। इसलिए जनता ने इस बार मन बनाया कि इस इंजन को बदल देंगे, जो 27 साल से सिर्फ धुआं फेंक रहा है, वादे कर रहा है, आवाज कर रहा है, पर परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, स्पीड नहीं आई, विकास की कोई स्पीड नहीं आई, जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। हर मुद्दे पे हम चर्चा करने को तैयार हूं, भ्रष्टाचार से लेकर ऋण, मैं आपको ऋण की बात कर रहा हूं। हर गुजराती पे आज जो ऋण बढ़ा है, 3.5 लाख करोड़ का ऋण गुजरात के ऊपर हो गया है, उसकी जिम्मेदारी भाजपा की है। सिर्फ प्रचार की सरकार है, जमीनी स्तर पे आप जाइए, जनता को कुछ नहीं मिला है। चलिए जवाब दीजिए, इन्होंने डबल इंजन पर कहा, जरूर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं इंजन जो है धुआं फेंक रहा है। हाँ। जनाब ऐसा है ना, इंजन एक दूसरा है, हमारा इंजन आवाज नहीं कर रहा है, एक दूसरा इंजन चल रहा है, वो आवाज कर रहा है, बहुत दूर से आवाज कर रहा है, वो केरल से आवाज कर रहा है, कर्नाटक से आवाज कर रहा है, तमिलनाडु से जाना पड़ा मोदी जी को, आवाज कर रहा है। और उसकी आवाज सुनकर मुझे लग रहा है मोदी जी को गुजरात की कांग्रेस ये कह रही है उससे, भाई तू यहाँ तो आजा, सिर्फ वहीं आवाज क्यों कर रहा है, मानो उस काफिले के लिए वो ये कह रहे हो, ए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले रे। और अभी रोहन जी यही बता रहे हैं 20 को आएंगे, 22 को आएंगे, 24 को आएंगे, मगर इंजन दूर दूर से आवाज करेगा। और आवाज क्या कर रहा है? महाराष्ट्र में जाके कहता है, बताइए ये इन्होंने एयरबस की फैक्ट्री गुजरात भेज दी। अरे क्यों इतना दुराव है गुजरात के साथ? भारत से जुड़ाव की बात कर रहे हैं, गुजरात से दुराव की बात कर रहे हैं। कौन सी पीड़ा है तुम्हारे अंदर की वो वहां पर चली गई? इसलिए ये राहुल गांधी जी का दिया गया, इनसे पूछिए इनको कौन सी तकलीफ है? एक भी सवाल का जवाब हम पूछ रहे हैं, राहुल गांधी ने बोला, एक भी सवाल का जवाब 27 साल में एक भी वादा आपने पूरा किया? बताइए, अभी आप झूठ बोल रहे थे, अब जो चैनल के हमने तो सारा बता दिया। झूठ क्यों बोल रहे हैं? ड्रॉप आउट रेट आपने बताइए, आपने क्या किया? ड्रॉप आउट रेट मैंने बताया 15 लाख का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, हर घर में जल में नल का क्या हुआ, पंचकर्म से बुलेट ट्रेन 2 बार यहाँ पे लॉन्च हो गई, यहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन है 2 बार लॉन्च हुआ है। गुजरात में फैक्ट्री लगने पे क्यों राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं, कोई राहुल गांधी का दिया बयान है, कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। और दूसरा, पूरे देश का विकास होना चाहिए, यही मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप चीजों को राहुल को बिल्कुल नहीं, सब लोग एक ही है, गुजरात का विकास होना चाहिए। और जिस विकास की जो आभासी चित्र, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 साल पहले एक हेडलाइन था टाटा नैनो, सारे न्यूज़पेपर में, अब नैनो आ गई, गुजरात की तस्वीर बदल जाएगी। अंजना जी 1 साल में फैक्ट्री पे ताले लग गए, कुछ नहीं हुआ, ये हकीकत है। धोलेरा एयरपोर्ट, आज तक देलोरा एयरपोर्ट नहीं बना है। सुजलाम सुफलाम योजना, कल्पसर सरोवर, ये 5 योजना ऐसी है जो मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था कि पूरे देश में कहेंगे। आज तक 15 साल के बाद भी वो सारी योजना ऐसी है जो कृष्ण और अर्जुन का एक डायलॉग था कि सहन शक्ति और क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए। तब उन्होंने कहा कि आप देखिए, भाजपा के वादे देखिए, 27 साल तक भी पूरे नहीं हुए, जनता उसको सहन कर रही है। ये हाल आज इनका है। चलिए ठीक है, बताइए 5 प्रोजेक्ट बताइए, गुजरात के 5 प्रोजेक्ट का क्या हुआ? गुजरात में सीट बताए बिना नहीं जाइएगा, कितनी आ रही है? सहन शक्ति क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए बताइए उसको ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके 27 पर्चा फाड़ साल, देते थे। अरे भाई सब गुजरात की सरदार बात है। जो सरकार का पर्चा फाड़ते थे, आके उनको समझाइए 27 सहन साल। शक्ति क्रोध को कैसे, जो यूं करके बोलते ये हैं दोबारा फटेगा उनको इस बार। बताइए कि कैसे करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार, हाँ। जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, हाँ। अलग अलग पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है, भाजपा सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। कितनी सीटें? पिछले सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए भाजपा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 125 प्लस 125 प्लस कांग्रेस। बिल्कुल। चलिए, और आपका रखिएगा। आपका हमने तो कहा पिछले सभी रिकॉर्ड नहीं, आपके तो 182 बोलते हैं, हम नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। पाटिल जी तो दोनों का रिकॉर्ड हो गया है, दोनों का रिकॉर्ड हो गया है। चलिए, इसी के साथ हल्ला बोल में साबरमती फ्रंट से इतना ही।